हेलो एवरीवन। सो आईपीएल के सेकेंड राउंड में आप सबका फिर स्वागत है और फिर हम साइंस टेक के लेक्चर नंबर 2 या लेसन नंबर 2 यानी कह लो आईपीएल का दूसरा मैच जिसकी मैं आज शुरुआत करने वाला हूं। और वीडियो के लेक्चर के शुरुआत में इस लेक्चर के शुरुआत में आपको फिर से एक बार बता देता हूं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी का ये एक आईपीएल मैच है या आप कह लो तो इट इज़ अ इंटेंस प्रीलिम्स लीग है जहां पर हम आप लोगों के साथ पूरी इंटायर टीम के साथ इवन आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। दिस अ क्रैक यूपीएससी सीएससी आईएएस 2022 ये हमारे एक सीरीज़ है जो अनअकैडमी पर आज सब के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क है। ओके, यहाँ पर डिफरेंट जो टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के धुरंधर या कह लीजिए हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज, दे ऑल आर एट वन प्लेटफॉर्म दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज। इवन करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, environment, पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, IR and CSAT. So these all faculties are coming here and they are connecting with all of you. Me myself, Dr. Ravi Girir, is connecting with all of you here in this crash course, especially in IPL, with all of you फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो विज्ञान तकनीकी में हम लोग बात करने वाले हैं और विज्ञान तकनीकी का ये लेसन नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लेसन से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस पूरे के पूरे आपके राउंड में हम लोग बहुत ही फास्ट है और जितने भी स्टूडेंट्स इन्होंने मेरी प्लस में भी क्लासेस की हैं दे आर एंजॉयिंग अ लॉट और उन्हें जल्दी फटाफट एक रिविजन भी हो रहा होगा। और आई होप ये सेशन जो पूरा का पूरा जो हमारी पूरी टीम है, पूरी की पूरी टीम है, दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। दिस ऑल फैकल्टीज यू पीपल नो वेरी वेल, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। दे आर वेरी एक्सपीरियंस, काफ़ी लॉन्ग टर्म के इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये सब आप सबके साथ इस सेशन में आपके साथ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 2 दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पर हम लेसन नंबर 2 में आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। So this is a brief introduction about me. Myself Dr. Ravi Girir. I have done my PhD at IIT Delhi and even director of Purvanchal IAS at Gorakhpur for face-to-face classes. I'm taking your classes of science and tech and environment. पिछले 18 सालों से मैं I'm in this UPSC teaching and 1000+ selection in civil service examinations. I have published 2 books. The one is on science and tech and the second one is on environment. So ये highly selling book भी है and highly popular book भी है even UPSC segments. So the same faculty even here I'm on an academy to taking your classes. Those book you people are already reading and even given me a wonderful response in your results. So ये अनअकैडमी पर मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रवि UPSC_अनअकैडमी। यहाँ से आप जाकर अनअकैडमी की जो भी क्लासेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे साथ जुड़कर ये सारे के सारे PPTs ले सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravip2010 पर मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के साथ मेरी स्पेशल की जो क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो यूज़ कोड है दैट इज़ रवि UPSC। इस कोड को आप यूज़ कीजिए और इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको डिफरेंट तरह के जो आपके फीस में रिबेट चाहिए वो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। सो दिस अ बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ UPSC जहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज के जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है दे ऑल आर एट वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू जो आपके साथ लाइव क्लासेस लेते हैं। एंड यू पीपल नो वेरी वेल ऑल दीज फैकल्टीज आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस UPSC टीचिंग। ओके, this is a flat discount of 20% that is available guys and this offer is valid till 19th February. इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर इसको ज्वाइन करते समय जो मेरा कोड है रवि UPSC से यूज़ करना मत भूलेगा। यहाँ पर एडिशनल ऑफर जो आपको दिया जाता है प्लस में 4500 रुपीज़ और एक्स्ट्रा जो आपको प्लस GS में आपको डिस्काउंट दिया जाता है इवन आफ्टर दिस डिस्कशन इवन आफ्टर द डिस्काउंट सॉरी दैट इज़ 2500 रुपीज़ एंड दिस वैलिड टिल 19th. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 19th February. So don't miss this opportunity. These are the various courses that are available. Flash saving that you people can do in the case of Plus Combined Iconic that is mentioned on the screen. सो आगे बढ़ते हैं। ये क्रैक UPSC विद अनअकैडमी लाइव सब्सक्रिप्शन जो 50% ऑफ है आपको टेस्ट सीरीजेस दिए जा रहे हैं जहाँ पर लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी पूरी की पूरी चेक होगी और यहाँ पूरा का पूरा आपको वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा टेस्ट GS और CSAT के साथ है और इसे यूज़ करना ना भूलें। रवि UPSC कोड और ये आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट पर आपको दिया जाता है टिल 23rd February. सो कहीं ना कहीं आपका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है दोस्त आपकी प्रिपरेशन में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कोई कमी होती है स्टिल यू हैव अ टाइम टू अपडेट और अपडेशन और अपग्रेडेशन दैट दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अनअकैडमी पर अल्ट्रा कॉम्बैट है जो UPSC CSC प्रीलिम्स 2022 के लिए है। ये आप सबको नेक्स्ट 27 February 11 AM
ये पूरा का पूरा एक टेस्ट है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी दिए जाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनरोल करते हैं के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करना ना भूलें। आइए आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 2। ये गलती से 1 है, इसे हम 2 करेंगे। ओके, ये लेसन नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम पीछे लेक्चर्स में हमने आपको बता दिया था लेसन नंबर 1 में कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर एक्चुअल में जो यूपीएससी के लिए चाहिए, दीज आर द 11 चैप्टर्स। और आपके पेपर में जो 90% ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं पूरे के पूरे जो जनरल साइंस में होते हैं वो इन्हीं 11 चैप्टर से होते हैं। ओवरऑल यूपीएससी में जनरल साइंस से तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, +- 2 से 3 क्वेश्चन ये यूपीएससी में रेंज होता है साइंस का। तो साइंस हैव अ गुड रोल इन योर पेपर, अराउंड 15 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड इवन वेटेज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। तो हम पीछे के लेक्चर में एनर्जी पर बात कर रहे थे और पीछे के लेक्चर लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं कर ली थी जो आप आगे देख सकते हैं। क्या कर लिया था हमने पीछे के लेक्चर में? नेचर ऑफ फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर ली थी। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सो चलिए दोस्त बात करते हैं मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये चीज़ें क्या हैं। पहले मैं बताऊं मिसलेनियस एनर्जी, दिस इज अ लेसन नंबर 1। ये लेसन नंबर 1 में हो चुका है और आज हम जो बात करने वाले लेसन नंबर 2 में वो मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जम के बैठ जाइए, पूरा का पूरा आईपीएल खेलने जा रहे हैं हम। हर बाल पे जो मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बोला चौके छक्के मारने हैं, रुकना नहीं है, पूरी एनर्जी के साथ लगे रहना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज में एक्चुअल में हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। जैसे हमें जानना होता है कि फ्यूल सेल क्या होता है, हमें जानना होता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है, इसके अलावा बायोमास गैसिफिकेशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी हमें जानना होता है बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है। इसी से जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पैरोलिसिस वगैरह, जो यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन बनाया। 4 से 5 क्वेश्चन आगे पेपर में बायोमास गैसिफिकेशन पे आए हैं। इसके अलावा फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल, बायोमास गैसिफिकेशन के अलावा आपको बायोफ्यूल पढ़ना होता है, जैव ईंधन जिसे कहते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको तकरीबन 7 to 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले 2011 से लेकर 2021 तक के प्रीलिम्स के पेपर देखिएगा। तो अब आपने ये पेपर देखे हैं कि नहीं देखे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा इस डिस्कशन के बाद। बायोफ्यूल तो ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बायोफ्यूल पॉलिसी वगैरह पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था कि बायोफ्यूल के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, बायोफ्यूल पॉलिसी में किन किन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। बायोमास गैसिफिकेशन में पैरोलिसिस का क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। पैरोलिसिस का क्वेश्चन इन्होंने 2020 के आसपास पूछा हुआ, 19-20 के आसपास। और वहीं 2020 के आसपास इन्होंने बायोचार पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2015 में इन्होंने फ्लाई एश पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में इन्होंने फ्लाई एश पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2020 में इन्होंने कोल ऐश पे क्वेश्चन पूछा हुआ। ये देखिए 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको यही बता दिया जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, यानी यहां पर ये कह लो दोस्त कि गंद मचा हुआ है क्वेश्चन में। फ्यूल सेल आप देखो तो 2015 में इन्होंने फ्यूल सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल देखिए तो इन्होंने 2012-13 के आसपास इन्होंने पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायोफ्यूल में कम से कम अकेला 5 से 6 क्वेश्चन पूछा हो गया है। तो मैं तो 5 से 6 और 4 10 1 11 और 1 12, ये तो मैंने कम लिखा है दोस्त, ये कम से कम 12 क्वेश्चन हैं। और जितने भी बच्चे मेरे साथ प्लस पे क्लासेस कर चुके हैं या फेस टू फेस क्लासेस कर चुके हैं उन्हें ये अच्छी तरह से समझ में आता है। हाँ सर, ये टॉपिक्स इतने हैं जिनमें से आप में से काफी लोगों का मुंह खुल गया होगा, मुंह उनका खुला होगा जिन्होंने कभी पेपर नहीं देखा होगा। और विद ईयर मैं क्वेश्चन पेपर लिखता हूं, प्रूफ के लिए आपके सामने गूगल है, आप देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि साइंस टेक में आप साइंस टेक कम पढ़ रहे हैं, कौवा बिल्ली कबूतर का नाम ज्यादा देख रहे हैं, जब भी क्वेश्चन ये आ रहे हैं वो भी एक बार नहीं 4-4 बार क्वेश्चन है, ये भी गंद मचा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी में रिपीट होते हैं। कभी दे देता है लाइफाई तो कभी दे देता है उसका अल्टरनेटिव नाम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन क्या है, कभी दे देता है बायोमास गैसिफिकेशन तो कहता भैया पैरोलिसिस में क्या करते हैं। तो पैरोलिसिस तो वही प्रोसेस है ना जो बायोमास गैसिफिकेशन में करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है। और बायोचार क्या होता है, इसी फ्लाई एश के बाद इसी बायोमास गैसिफिकेशन के प्रोसेस के बाद जो बचकर आता है वो बायोचार कहलाता है। वही बायोचार जो आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं और वही बायोचार जो हम आपको यहां भी बताने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि एकदम हुआ है आप नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी में साइंस टेक के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मैंने साइंस टेक को बनाया है कि साइंस टेक आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आज के पहले साइंस टेक में सिर्फ बोला जाता था कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी करके चले जाइए। अरे भाई तो फिर कुछ भी पढ़ लीजिए, तो फिर जनरल साइंस को इन्होंने जीएस के सब्जेक्ट में क्यों डाला, इन्होंने कहा नहीं करंट अफेयर्स बोल दिया है।
ठीक है, आप कह देते हैं साइंस टेक में करंट अफेयर्स, अरे यही करंट अफेयर्स है, तो फिर साइंस टेक को करंट अफेयर्स में रहने देते, काहे उसको अलग से हिस्ट्री पॉलिटी के साथ एक सब्जेक्ट बनाया है जनरल साइंस को। प्रॉब्लम यही है दोस्त कि आपका क्वेश्चन जब बनता नहीं है तो आप बॉल को दूसरे को दे देते हैं, लो तुम संभालो, ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में कहीं मिलता नहीं है तो आप कहते हो कहीं ऐसी जगह से करंट अफेयर्स बना होगा जो मेरा छूट गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो यही है कि अभी भी आप इस पेपर को समझ नहीं पा रहे हैं। साइंस टेक को मैंने एक विषय बनाने की कोशिश की है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने भी बुक देखा होगा तो आपको खुद दिख रहा होगा कि जैसे हिस्ट्री में बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब, वैसे ही साइंस एंड टेक में भी एनर्जी में कैसे कैसे पढ़ना है। एनर्जी के बाद ही स्पेस क्यों पढ़ना है, क्योंकि एनर्जी के फ्यूल को ही हम लॉन्च व्हीकल में यूज करते हैं। स्पेस के बाद ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसी सैटेलाइट लगाने के बाद हमारा डीटीएच चलता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बाद ही डिफेंस क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसी सैटेलाइट के बाद जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन चलता है तभी जाकर हम देश की बॉर्डरिंग एरिया का जीपीएस देखकर देश की सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे आईआरएनएसएस। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में एक सिलेबस है, एग्जैक्टली मैंने भी साइंस टेक को एक सब्जेक्ट बनाया है। उस बुक को लीजिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपकी है कि आप लोग असल में क्या कर रहे हैं, एक अंधी चाल है, दौड़ है जो चले जा रहे हैं, जो चलना नहीं है दोस्त। हर चीज एक तरीके से चलना है, अंधेरे में तीर ना लगाइए। ठीक है, अंधेरे के अंदर ध्यान दीजिए कि कहां कहां से उजाला आ रहा है, यानी किन किस टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने इस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट बनाया है, प्लीज आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। बाकी यहां तो मैं आपको क्रैश कोर्स में सारी की सारी चीजें करा ही रहा हूं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने इन चीजों को देखा है, मेरे से पढ़ा है या बुक्स ली है, वो उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है कि साइंस टेक भी एक सब्जेक्ट है। सिर्फ करंट पढ़ लीजिए और क्या कौवा बिल्ली का नाम पढ़ लीजिए, साइंस टेक नहीं हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मिसलेनियस टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको लिए चलता हूं दोस्त एक्चुअल में आपको यहां की तरफ लिए चलता हूं। इधर आइए कि एक्चुअल में ये फ्यूल सेल है क्या, एक्चुअल में फ्यूल सेल है क्या, और फ्यूल सेल के बाद माइक्रोबियल फ्यूल सेल है क्या। देखो ऐसा होता है कि ये भी एक तरह से एक एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं जो लगातार समय के साथ आ रहे हैं। ये भी एक एनर्जी के सोर्सेस हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन वगैरह के लिए। फ्यूल सेल के अंदर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं एज अ ईंधन के रूप में, ये जलाते हैं। पर इसमें एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एक इलेक्ट्रॉनिक का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जहां हाइड्रोजन फ्यूल को हम प्लेटिनम के प्रेजेंस में तोड़ते हैं और इसी से चलकर H+ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। और यही H+ के मूवमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाने की कोशिश करते हैं। यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसा फ्यूल सेल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के बाद हम हाइड्रोजन फ्यूल को प्लेटिनम की मदद से क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस में तोड़ते हैं और यही हाइड्रोजन प्लस का मूवमेंट कराकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको एक लाइन में बोलें तो मैं यही बोलूंगा कि हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक तरीका है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल को हम एक्चुअल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को ही यूज किया जाता है। तो पता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि हाइड्रोजन फ्यूल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल साइज के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से लेकर लार्ज साइज के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। स्मॉल साइज के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मतलब क्या, मतलब मोबाइल फोन छोटा सा, और बड़े साइज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या, मतलब जेट प्लेन मान लीजिए, जेट प्लेन भी छोड़ो दो, जेट प्लेन तो कम हो गया, रॉकेट मान लीजिए, लॉन्च व्हीकल मान लीजिए, जिससे आप सैटेलाइट को कहां भेजते हैं। तो सर इतने लेवल पर और क्या ये फ्यूल सेल। लेकिन फ्यूल सेल में याद रखिएगा जो करंट बनता है वो डीसी के फॉर्म में आता है, डायरेक्ट करंट बनता है। डायरेक्ट करंट बहुत पावरफुल नहीं होता है, तो कुछ नहीं, आपको अगर इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट पता हो तो जानते होंगे, इन्वर्टर से आप डीसी को एसी बना लीजिए। एसी करंट बहुत पावरफुल होता है, वही एसी करंट जो आपके घर में ये इलेक्ट्रिसिटी जल रही है सब एसी है। उठाइए, उंगली डालिए स्विच में, प्लग के अंदर, और स्विच को ऑन कर दीजिए, आप देखिए जो झटका लगता है वो एसी करंट होता है। और डीसी करंट जो होता है वो बैटरी वोटरी में पाया जाता है। यहां पे एक्चुअल में डीसी करंट बनता है, लेकिन डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर से फिर उस करंट को हम यूज करते हैं। याद रखिएगा एसी करंट ज्यादा पावरफुल होता है, डीसी करंट कम पावरफुल होता है। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम फ्यूल सेल इसको हम कहते हैं। और बहुत अथाह ऊर्जा होती है। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वही होती है जहां पर हम किसी एक लिमिट में, एक सर्टेन ग्राम में, एक लिमिट में हम एनर्जी जनरेट करने की क्षमता को बोलते हैं किसी फ्यूल से। तो यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है।
हाइड्रोजन फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए और मैं आपको चीजों को समझाता हूं। होता क्या है दोस्त, समझिएगा, यहां पर जरा समझिएगा माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है। कुछ ना कीजिए, यहां पर जो आपने हाइड्रोजन यूज किया है ना, हाइड्रोजन की जगह आप किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज कर लीजिए। अब आप बोलेगा सर ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? अरे ऑर्गेनिक वेस्ट आप एक काम करो ना, सीवेज वाटर ले लो। सीवेज वाटर, हाँ सर समझ गए, सीवेज वाटर में अच्छा खासा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। SCWAG सीवेज वाटर ले लो। अरे भाई पानी है, गंदा पानी है, ह्यूमन एस्क्रीटा है, या बहुत तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ले लीजिए और यही ऑर्गेनिक वेस्ट उसको फ्यूल मान लीजिए। यही आपका मान लीजिए फ्यूल हो गया, एकदम देखिएगा यही आपका यहां पर फ्यूल हो गया। देखिए ये क्या हो गया, ये एक ईंधन हो गया, ये एक फ्यूल हो गया। ठीक है, एक काम कीजिए, कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी करा दीजिए। बैक्टीरिया की मदद से क्या कीजिए, ये ऑर्गेनिक वेस्ट से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोजिनेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, ये भी हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देते हैं। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे भी हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन टूटा था, यहां पे भी हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन टूटता है। यही हाइड्रोजन आयन क्या होगा, जैसे यहां पर हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होता है, यहां पे फिर हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होगा, और यही हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहां पे भी जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। और यही इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, जिससे आप पावर जनरेशन की बात करते हैं, यही इलेक्ट्रिक करंट आप यूज करेंगे। इसी इलेक्ट्रिक करंट को जो आप पावर जनरेशन की बात करते हैं, इसी को आप यूज करेंगे। यहां पर जो एक्टिविटी होती है वो एज अ बैक्टीरिया की मदद से होती है। बैक्टीरिया उत्प्रेरक की तरह काम करता है कैटलिस्ट के लिए रूप में, और यहां पर जो सारा प्रोसेस होता है वो प्लेटिनम की मदद से होता है। यहां पर वही चीज है, यहां पर जो होता है हाइड्रोजन फ्यूल होता है, यहां पर एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। असल में सब कुछ किया धरा यहां एक बैक्टीरिया का है। एक बैक्टीरिया बहुत स्पेसिफिक होता है, और ये बैक्टीरिया उसी कार्य को अगर संपादित करता है तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड फ्यूल सेल 2012, और यही पूछ देता है 2015। अरे सर ये क्वेश्चन तो रिपीट मार दिया, अगर यहां पर ये पूछा है तो यहां पर ये पूछा है। समस्या क्या है, आप पेपर देखेंगे नहीं और आप बोल देंगे सर ये करंट अफेयर्स है। बताइए अगर आपने पेपर देखा होता दोस्त, और ये बताइए फिर एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल और बैटरी में आपको एक डिफरेंस बताता हूं। फ्यूल सेल में तो आपने हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया, बैटरी में एक केमिकल होता है। यहां जब तक हाइड्रोजन है तब तक आपकी एनर्जी रहती है। जैसे गाड़ियों में जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ियों में एनर्जी रहती है, हीट जनरेट होता है, वहां पे भी है। ओके, बैटरी में क्या होता है, केमिकल होता है। बैटरी क्या होता है, जो केमिकल, उसकी भी एक लाइफ होती है। एक समय तक वो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है। हाँ सर पापा वो घर में क्या किए थे, इन्वर्टर लाए थे, बैटरी भी लाए थे। वो बैटरी 1.5 साल 2 साल हमारी चली है, चार्ज डिस्चार्ज हो रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल होता है। और हाइड्रोजन फ्यूल के साथ थोड़ा सा भी हाइड्रोजन फ्यूल ले लो, बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो बताओ वहां तक जा सकते हो। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, अभी आपको अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे देखिए पूरा क्रायोजेनिक इंजन यूज हो जाता है, पूरा का पूरा क्रायोजेनिक इंजन यूज हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये मुझे बताना था आपको, मैंने फ्यूल सेल और माइक्रोबियल फ्यूल सेल समझा दिया। अगला टॉपिक आपको लिए चलते हैं। अगले टॉपिक पे हम आपको बात करते हैं बायोमास गैसिफिकेशन पे। बायोमास गैसिफिकेशन पे पूछा है ये क्वेश्चन 2012-13 में। बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है, अक्सर आप सुनते होंगे कि दिल्ली के अगल बगल क्या होता है ना, लोग स्टबल बर्निंग कर रहे होते हैं। स्टबल बर्निंग करने से क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं खेतों के, उनको जला रहे होते हैं, उनको जलाने से क्या होता है भैया, अच्छा खासा प्रदूषण होता है। वो जो अच्छा खासा प्रदूषण होता है वो ठीक नहीं है ना, तो क्या किया जाए, खुले में ना जलाओ, वो तो आप ओपन बर्निंग करते हैं। स्टबल बर्निंग में क्या होता है, स्टबल बर्निंग में खेतों में लेकर स्टबल क्या होता है, उसको ले जाके उसकी ओपन बर्निंग कर लेते हैं, कैरोसिन डाले और उसको ले जाके जला दिए, ओपन बर्निंग कर दिए। ओपन बर्निंग में फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जल्दी से खेत फ्री हो जाता है, और अगला सीजन आ चुका हो तो उनको पौधा लगाना होता है। खेतवा फ्री ये नहीं होगा तो कहां से अगला पौधा लगाएंगे। बात समझ में आ गई। स्टबल बर्निंग सीधा आप कैरोसिन डाले, पौधा जल गया, और अगर कोई कीट वीट है तो भी जल के खत्म हो गया, तो पौधा कोई रोग मुक्त हो गया, वहां पे कोई मतलब केमिकल भी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगे हाथों आपने क्या किया, दिल्ली के अगल बगल ये जो कर रहे हैं आप, इससे पूरा का पूरा दिल्ली की हालत खराब हो रही है, दिल्ली की दुर्दशा हो रही है। क्या रे, दिल्ली की हालत खराब हो रही है, दिल्ली की दुर्दशा हो रही है, तो ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। तो ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, यही मैं आपको बता रहा हूं, उसी बारे में आपको लेके चल रहा हूं। स्टबल बर्निंग मत कीजिए, ओपन बर्निंग। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बायोमास गैसीकरण, बायोमास जैवमास गैसीकरण। बायोमास गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि बायोमास को लीजिए, एक कंटेनर में रख दीजिए बायोमास को, और इस बायोमास के कंटेनर को अंदर क्या कीजिए, बायोमास को रख दीजिए, चारों तरफ से इसको बंद कर दीजिए, और बाहर से क्लोज्ड चैम्बर के अंदर इसको हीट दीजिए, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जलाइए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जलाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। लेकिन क्लोज्ड कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं, यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हो रहा है। ये पायरोलिसिस 400-500 डिग्री पर इसको जलाइए, 400-500 डिग्री सेल्सियस पे जलाइए।
क्लोज कंटेनर के अंदर जब आप जलाएंगे तो बायोमास जलेगा, बायोमास जलेगा तो क्या होगा, यहां पर कुछ गैसेस निकलेंगी। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपको मैं पूरा स्टैटिक में बताता हूं। पहले यहां पे आप अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन कीजिए, फिर आप क्वेंचिंग कीजिए, उसके बाद यहां पे मीथेन बनता है, यहां पर CO2 और हाइड्रोजन बनता है जिसको आप लोग सिन गैस कहते हैं। और यहाँ पे और भी गैसें बनती, बहुत सारी गैसेस बनती है। ये मीथेन जो हुआ क्या हुआ, एज अ फ्यूल बन गया। और इस मीथेन को अभी आपने पीछे लेक्चर में भी देखा था, बायोगैस सिस्टम में, सेल गैस में, क्लैथरेट्स में, ये सब सारी चीज़ें आपने देखा होगा। इस मीथेन को आप सीधा लीजिए, डायरेक्ट कंबशन इंजन में जला दीजिए। कंबशन इंजन वही होते हैं जहाँ पर मीथेन जलता है। अरे भाई CNG गाड़ियों में क्या होता है, CNG गाड़ियों में हम मीथेन एज अ फ्यूल यूज करते हैं, उस मीथेन को ले जाके गाड़ी के इंजन में जला देते हैं। और जब मीथेन को आप गाड़ी के इंजन में जलाते हैं तो क्या निकलता है, आराम से हीट निकलता है। और गाड़ी अच्छी खासी हैवी होती है, उसको आगे बढ़ा देती है। गाड़ी क्या होती है, अच्छी खासी हैवी होती है, उसको गाड़ी को आगे बढ़ा देती है। तो मीथेन में इतना पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक प्रोसेस जहां पर बायोमास गैसीकरण हो गया, इसमें कहीं भी कोई पोल्यूशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, हाँ तो क्या निकला है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या करते हैं, स्क्रबर होता है, वो क्या करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा समझिए एक सुख्ता पेपर होता है, एब्जॉर्बेंट होता है। अब एक जगह पे कहीं से निकल रहा है मान लो, तो यहां पे आपका ये सारी गैस निकल, यहां पे फिल्टर लगा दो, वो CO को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी गैसेस को जाने देगा। ओह, अरे असल में क्या होता है, बायोमास जब जलाते हो खुले में तो धुआं निकल जाता है, उसको कहां रोक पाओगे। लेकिन कहीं अगर कंट्रोल तरीके से निकल रहा उसको तो रोक ही सकते हो ना। तो स्क्रबर लगा दो, सोख लेगा सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन को अपना ले जाकर यूज कर लो एज ए ईंधन की तरफ। और कुछ मीथेन को ले जाओ यहां से ले जाओ मीथेन को, इसको हीट देने के लिए, क्योंकि अभी जो शुरुआत में आप हीट दे रहे थे उसके लिए LPG लगा रहे थे, फालतू में काहे LPG लगाओगे। मीथेन थोड़ा सा यहां ले लो और बाकी बहुत सारा मीथेन बन रहा है, उसका क्या करोगे, उसको ले जाओ, उसको कंबशन इंजन में ले जाओ, जलाओ और इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। भाई कोयला से क्या करते हो, जलाते हो इलेक्ट्रिसिटी तो बनाते हो, यहां पर मीथेन जलाओ इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। और मीथेन जलाओगे तो पोल्यूशन में नहीं है, कोयला जलाओगे तो पोल्यूशन है, पूरा सस्टेनेबल हो गया। अब बायोमास क्या है, इंडिया में बायोमास तो अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में है। अब देखो राइस हस्क मिल जाता है, अच्छा खासा राइस हस्क है, अच्छा खासा क्वायर है कोकोनट। अरे 2012-13 में क्वेश्चन आया भाई, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला उरला में क्या है, ये MNRE का एक फंडिंग आया था, ठीक है, गुरुजी लोग वहां पे थे, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। और इधर देखिए वही क्वेश्चन आपको पायरोलिसिस पूछ रहा है 2019-20 में जाकर। पायरोलिसिस क्या है, कुछ नहीं है। पायरोलिसिस क्या है, बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हमने किसी बायोमास को लेकर उससे एनर्जी जनरेशन का काम किया, हीट जनरेशन, ये आपका पायरोलिसिस पूछ रहा है। कभी बायोमास गैसिफिकेशन पूछ रहा है, कभी पायरोलिसिस पूछ रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, ये जब आप कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में जलाए हैं ना बायोमास को बंद करके, तो अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि बाहर से पूरा का पूरा डब्बा बंद है। बायोमास इधर से डालते जा रहे हैं, यहां से हीट दिए जा रहे हैं। यहां जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम बायोचार कहते हैं। यही बायोचार है जिस पे क्वेश्चन इन्होंने 2020 में पूछा हुआ है। बायोचार पे क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। लो एक और क्वेश्चन बन गया 2000। अरे सर ये तो 13, ये तो 19 और ये तो 20, ये तो गंद मचा रखा है। हाँ लेकिन आप बताओ, आप में से किसी स्टूडेंट ने बायोमास गैसिफिकेशन, बायोचार और ये चीजें तीनों देखी हैं? कैसे तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं कि आप ये बोल दिए हैं कि अरे ये करंट अफेयर्स में आ गया, इसको छोड़ दीजिए, निकल जाइए। समस्या यही है, समस्या यही है। ना तो कोई आपको बता रहा है, ना तो आप पेपर उठा के देख रहे हैं, और ना तो कभी आप समझ पा रहे हैं। और तीसरी चीज, इसमें कोई एनसीईआरटी की किताब साइंस टेक में आती नहीं है। एनसीईआरटी बायोलॉजी की आती है, एनसीईआरटी फिजिक्स की आती है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की आती है, लेकिन एनसीईआरटी टेक्नोलॉजी की आती नहीं है। तो वही अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, जो मैंने आपको पीछे के लेक्चर में भी बोला है। कोई बात नहीं, IPL चल रहा है ना, छक्के चौके चल रहे हैं ना, कम से कम आपका दिमाग खुल जाएगा। आप ठीक है, जैसे मैं आपको हर बॉल पे छक्के और चौके लगा रहा हूं। पिछले लेक्चर में कम से कम मैंने 20-25 क्वेश्चन आपको दिखाए थे, आज भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन देख लीजिए। कम से कम पूरे के पूरे जो सेशन IPL का चल रहा है, कम से कम 250-300 क्वेश्चन IAS के आपको यहीं दिख जाएंगे। और ये वीडियो जो है यहां पर रिकॉर्ड होकर पड़े रहेंगे, आगे वाली जनरेशन भी देखेगी, और आगे आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पूरा अनअकैडमी पे जो क्लास चल रहा है, एक को क्लास मिस नहीं करना। अभी इन्वायरमेंट भी शुरू होने वाला है, मिस ना कीजिएगा, आपको साफ साफ बता रहे हैं। सारा का सारा क्लास, ये तो शॉर्ट है ना, ये तो सारा क्रैश कोर्स है, पूरा बताया है मैंने बायोमास गैसिफिकेशन में कैसे पायरोलिसिस होता है, कैसे क्वेंचिंग होती है, कैसे अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन होता है, बायो ऑयल कैसे मिलता है, क्या होता है, सारी यहां मैंने आपको शॉर्ट में चीजें समझा दी हैं। ओके, यहां मैंने आपको शॉर्ट में चीजें समझा दी और ईयर भी बता दिया। ईयर बताने से आपको यह भी समझ में आ गया कि सर एकदम आप टू द पॉइंट रह रहे हैं, एकदम न एक इंच उधर न एक इंच उधर, बिल्कुल ऐसे ही रहना है। यूपीएससी डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन में चलते रहिए। ठीक है मित्र, और आगे बढ़िए। बायोमास गैसिफिकेशन, अब यहीं पर हम आपको एक चीज और बता देते हैं। बायोमास गैसिफिकेशन के बाद इधर आइए, अब यहीं पर हम आपसे बात कर लेते हैं जरा बायोफ्यूल के बारे में। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है।
कम से कम बायोफ्यूल 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन आपको मैं यहां बताता हूं क्रैश कोर्स में बायोफ्यूल असल में होता क्या। देखो ऐसा है दोस्त, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल। इसमें क्या सोचना, ईंधन तो ईंधन ही होता है। फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल ईंधन है, ईंधन ही है। ओके, ईंधन तो ईंधन ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ईंधन ईंधन ही होता है। ठीक है, और समझिएगा यहां पे आपको ईंधन ईंधन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया या फ्यूल हो गया। ठीक है, और समझिएगा जरा, 1 मिनट बता रहा हूं। और आइएगा, ये ईंधन ईंधन हो गया। और आइएगा, बायोफ्यूल होता क्या है। देखिए ऐसा फ्यूल, ऐसा फ्यूल, ठीक है, ऐसा फ्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होता है। सीधा एक लाइन में आपको बताता हूं, ऐसा ईंधन जिसमें किसी जीव का यूज होता। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, सूक्ष्म जीव ले लो। प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, इसे ईंधन बना लो, ये हो गया बायोफ्यूल। सो बायोफ्यूल क्या होते हैं, ऐसे फ्यूल जिनके सोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोफ्यूल कहलाते हैं। इन्हीं बायोफ्यूल के डिफरेंट जनरेशन हैं। इन्हीं के फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में जनरली एडिबल क्रॉप ले लो तुम लोग, एडिबल क्रॉप ले लो जो खाए जाते हैं, शुगर केन है, मेज है, ये सब आ जाएंगे। सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल क्रॉप, जहाँ पे आप लोग जट्रोफा ट्रोफा की बात करते हो, जट्रोफा ले लो, पंगोमिया ले लो, ये सारे के सारे प्लांट जिनको बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आप एल्गी वेल्गी का यूज़ कर लो, एल्गी वगैरह से फ्यूल बना लो, एल्गल ऑयल, एल्गा डीजल वगैरह। इस पर भी क्वेश्चन इन्होंने 2017 के पीटी में पूछा हुआ यूपीएससी ने। एल्गी जो होता है ये वाटर बॉडी में पाया जाता है, ये सिर्फ कॉन्टिनेंट में होता है, ओशन में नहीं होता है, ऐसे कुछ करके पूछा गया था, दोनों जगह पर होता है। ठीक है, एल्गा तो यूबिक्विटस है, यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्याप्त, यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्याप्त, ये हर जगह पर एल्गा मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूरी याद रखिएगा, एल्गा एक्वाटिक होते हैं, सिर्फ वाटर बॉडीज में मिलते हैं। एल्गा एक्वाटिक होते हैं और सिर्फ वाटर बॉडीज में मिलते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, ये हो गया यूबिक्विटस। और समझिएगा एल्गा के बारे में, चतुर्थ जनरेशन की बात करें तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट देख सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जिससे हम जीन वीन का मतलब लेन देन करके हम प्लांट्स के अंदर लिपिड या फैट बनाने का काम करते हैं, है ना, वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये 4 जनरेशन के बायोफ्यूल हो गए, उसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये 4 जनरेशन के बायोफ्यूल हो गए। यहीं पर आपको बताऊं तो सरकार क्या करती है, बायोफ्यूल पॉलिसी लाती है। सरकार बायोफ्यूल पॉलिसी लाती है, जैव ईंधन नीति जिसको कहते हैं। बायोफ्यूल पॉलिसी सरकार जो लाती है 2018 में लाती है, 2018 में। तो बायोफ्यूल पॉलिसी कब लाई जाती है, 2018 में। और यहां पर शुरुआत में तो सरकार कहती है कि ऐसा है कि हम 2030 तक, बाई 2030 तक क्या कर देंगे, जो एथेनॉल बन रहा है शुगर केन वगैरह से, जो सब प्लांट वांट से बन रहा है शुगर केन से, क्या करेंगे, उसके मिक्सर को हम लोग ले जाकर, है ना, उसके एथेनॉल, आज जो हम भारत में जो एथेनॉल की मिक्सिंग करते हैं पेट्रोल के साथ, पता है पेट्रोल के साथ हम एथेनॉल मिलाते हैं, वहां पर एक्चुअल में जो एथेनॉल की मिक्सिंग होती है, सुनिएगा, पेट्रोल के साथ जो एथेनॉल मिलाते हैं, पेट्रोल और प्लस एथेनॉल। ओके, पेट्रोल होता है तकरीबन 90% के आसपास, एथेनॉल होता है तकरीबन 10%। अभी मैंने न्यूज़पेपर में एक ऑथेंटिक न्यूज़ पढ़ा कि 7.5% एक्चुअल में एथेनॉल होता है, लेकिन आप लगभग 10% मान के रखिए, 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल के मिक्सिंग को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। सो 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल के मिक्सिंग को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सुनिएगा 90% 10% के बाद अभी सरकार का क्या कहना है, सरकार का कहना है कि भाई ऐसा है कि हम 2030 तक, है ना, सुनिएगा 2030 तक, लेकिन इस समय को बदल दिया है अभी, अब इसको 2030 नहीं, इसको 2025 कर दिया, जो नया अपडेट आया है, हाँ, जो नया अपडेट आया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि 2025 तक जो एथेनॉल की मिक्सिंग है, एथेनॉल की मिक्सिंग को हम 20% पहुंचा देंगे। आज जो एथेनॉल की मिक्सिंग 7.5% से 10% हम पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं, इसको हम लगभग 20% बढ़ा देंगे। यानी 1 लीटर के पेट्रोल में 80% नेचुरल पेट्रोल होगा जो फॉसिल फ्यूल में मिलेगा, और 20% उसमें एथेनॉल होगा। ये नया टारगेट है,
ये क्या है, ये एक नया टारगेट है, इसको ध्यान रखिएगा जो हम लोग यहां पर करने वाले हैं। और वहीं पर यह भी न्यूज आया है कि 2025 तक बायोडीजल को 5% पहुंचा देंगे। बायोडीजल को हम लोग कहां यूज करेंगे, बायोडीजल को हम लोग ले जाके डीजल में मिला देंगे 5% 2025 तक। इससे अब आप पूछोगे सर इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा यह है कि लगभग 20 से 30% जो हम किसी ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, हमारा जो पैसा है फॉरेक्स रिजर्व, वो हमारा खर्च होता है, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आज भी अगर हम बात करें तो हम अपनी बेसिक जरूरतों का सिर्फ 20 से 30% ही उसको अपने यहां से पैदा कर पाते हैं। 70% से ज्यादा हम अपने फ्यूल रिजर्व्स के लिए, फ्यूल के लिए, जरूरतों के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होते हैं। इस तरह के विकल्पों से कहीं ना कहीं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये न्यूज आ रहा है कि 20 से 30% इंपोर्ट को कम कर लिया जाएगा बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। और बायोफ्यूल पॉलिसी में यह भी बोला गया है जो ऐसे प्लांट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं ना, वो सारे के सारे प्लांट जो मतलब ये कह लो बायोमास हैं या वेस्ट हैं, ये कह लो बायोमास है या वेस्ट है, उनको हम यहां पर यूज करेंगे बायोफ्यूल बनाकर। तो बहुत सारा बायोमास है जिसको आपको एक बात बताऊं, जो किसान होते हैं, जो किसान होते हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जो किसान होते हैं, ठीक है, उनको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। आप जो गन्ना लेते हैं ना, गन्ना शुगर केन, उससे आप 2 काम कर सकते हैं, तो चीनी बना सकते हैं और दूसरा एथेनॉल बना सकते हैं। चीनी और एथेनॉल की बात आप करें तो चीनी आप खाते हैं और एथेनॉल जो होता है जिसको आप पेट्रोल में मिलाते हैं। पता है एथेनॉल जो होता है ये महंगा है और चीनी जो है वो सस्ता है। तो ये बताओ आदमी क्यों जाएगा और गन्ने को ले जाकर चीनी बनाएगा? और आप देखिए ना भारत में क्या होता है, शुगर केन जो होता है फार्मर को पता था पैसा साल भर बाद आ रहा है, 2 साल बाद जा रहा है, पैसा पेंडिंग है। और एथेनॉल वाले तो आपको कैश और एडवांस भी दे देते हैं क्योंकि एथेनॉल काफी महंगा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि किसानों को आप क्या बोलना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा भाई देखो, पहले तो यह कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, इसलिए आपको कोई भी नेता, कोई भी आता आपको बेवकूफ बनाता है। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कभी किसी भी नेता ने पिछले 75 सालों में भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं दिया। किस चीज पे ध्यान दिया? तुम काम ना करो हम नौकरी देंगे, मतलब इस सब चीजों पे, तुम कुछ ना करो हम लैपटॉप दे देंगे। तो प्रॉब्लम भारत की ये भी हो गई है कि आप फोकट में बैठ के खाना चाहते हैं। कलाम साहब भी यही कहते थे। कलाम साहब कहते थे कि हमारा इंडिया दुनिया में इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना धनी राष्ट्र है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जवान आदमी रहता है, यूथ रहता है, वो भारत में रहता है। लेकिन हमारा यूथ काम करना चाहे तब तो, लेकिन हमारा यूथ काम कर कहां रहा है? हमारा यूथ तो फंस गया है दूसरी जगह, हिंदू मुस्लिम में, बड़ी जात छोटी जात में, है कि नहीं? हमारा देश, हमारा जो कंट्री है, उस कंट्री में हमारी जो यूथ है, इतना बड़ा पोटेंशियल है, वो गलत जगह चला गया है, उसको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उसको पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं है। और हमारे नेता लोग भी आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ा लेंगे तो वो आपको बेवकूफ बना नहीं पाएंगे। यही है भारत का अस्तित्व, जो है आप बेवकूफ हैं, जो आपको बनाया जा रहा है। तो ज्ञान लीजिए, बुद्धिमान बनिए और लोगों से बात कीजिए और चीज़ों को समझिए। इसीलिए घर में बुजुर्ग और बड़े बोल गए हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज़ होता है, तुमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। पढ़ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। चलिए, तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्या फ़ायदा है। मैंने आपको लगे हाथों मैंने कॉन्सेप्ट की तरह समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को यहां पर कोई डाउट है। 1% नहीं, मैंने आपको बायोफ्यूल बढ़िया समझा दिया और बायोफ्यूल पॉलिसी को भी समझा दिया है। ध्यान रखना, जो पौधों से निर्मित जो ईंधन होता है, बायोफ्यूल वगैरह कुछ भी, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। काफी हद तक वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक है। तो आपको हेल्थ के लिए भी कोई नुकसान नहीं है और इन्वायरमेंट के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। अब हम आपको लिए चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, जरा समझिएगा, ठीक है। अब हम आपको लिए चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। देखो ऐसा है कि भारत में जो हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के 2 यूज हो सकते हैं। आप में से काफी लोग जानते होंगे, एक तो कंस्ट्रक्टिव यूज कर लीजिए और एक तो डिस्ट्रक्टिव यूज कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है निर्माणकारी और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विध्वंसकारी। निर्माणकारी में आपके पास ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि चलो दोस्त ऐसा करो, तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लो। हाँ सर, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाते हो तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव यूज है। और अगर एटम बम बनाते हो तो क्या है? सर डिस्ट्रक्टिव यूज है। तो वही तो बता रहा हूं कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं या डिस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, यू कैन सी हियर। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, डिस्ट्रक्टिव का मतलब एटम बम बनाइए। यू हैव बोथ 2 ऑप्शन, जो चाहे सो कीजिए। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए एटम बम इसलिए जरूरी है क्योंकि उस राष्ट्र की प्रतिरक्षा है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो गलत भी है। लेकिन वहीं पर अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो बहुत जरूरी। आज भारत में लगभग 3% से 4% इलेक्ट्रिसिटी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है।
जिसके लिए हम लोग जो फ्यूल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा फ्यूल होता है? देखो, पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, सीएनजी पीएनजी नहीं आएगा, अब फ्यूल सेल हाइड्रोजन नहीं आएगा, बायोफ्यूल नहीं आएगा। अब जो बात होगा वो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का होगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा। अब जो फ्यूल होगा वो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम होगा। और ये सारे के सारे जो फ्यूल कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे जो फ्यूल होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल कहलाते हैं। ये सारे के सारे फ्यूल जो होते हैं वो नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो दीज ऑल आर न्यूक्लियर फ्यूल, दीज ऑल आर न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, ये सारे के सारे न्यूक्लियर फ्यूल कहलाते हैं। पता है इनमें अथाह एनर्जी होती है। ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, जो ईंधन की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, जिसको रेडियोधर्मी तत्व आप कहते हैं, ये सब पागल एलिमेंट होते हैं। इनको एक्चुअल में केमिस्ट्री में अनस्टेबल एलिमेंट बोला जाता है। अनस्टेबल का मतलब होता है पागल, समझिएगा। और अनस्टेबल एलिमेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये कहीं भी अगर मुक्त अवस्था में हो जाते हैं, फ्री स्टेज में आ जाते हैं, इनसे अल्फा बीटा गामा जैसी किरणें निकलती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन बड़ी खतरनाक होती हैं। और आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ, गामा जो किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर ही बहुत ज्यादा होता है। इवन कैंसर वेंसर में तो इनका उपयोग करते हैं कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए, जो इफेक्टिव कोशिकाएं होती हैं, इन्फेक्टेड कोशिकाएं होती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कैसे अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से खतरनाक होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम क्या बोले और ठीक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में समझा दिया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समझिएगा। तो एक्चुअल में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूल किसको रखते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग एक्चुअल में जो फ्यूल रखते हैं वो किसको रखते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूल को रखते हैं। कौन से फ्यूल होते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। हम इसके बारे में जितना बोलें उतना कम है। ठीक है, जितना बोलें उतना ही कम है। ये पूरा का पूरा फ्यूल एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, अगर हम उस पर बात करें तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में दो तरह की चीजें आती हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया में दो तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? इधर देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में दो चीजें आती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से बना सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, एक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन और दूसरा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर एनर्जी के दो तरीके होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं फिजन और दूसरा जिसे हम कहते हैं फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है, इसमें होता क्या है, कोई बड़ा एटम जो होता है वो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है। जैसे मैंने मान लो यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92 है, न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में गया, टूट गया बेरियम में और टूट गया क्रिप्टॉन में। बेरियम एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, 3 न्यूट्रॉन निकल जाता है और प्लस हीट या एनर्जी बन जाती है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। देखो ना, 92 एटॉमिक नंबर, अगर आपने स्कूल टाइम में अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, 92 एटॉमिक नंबर का मतलब बहुत बड़ा एटम होता है। जैसे से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ते जाते हैं। ये 92 यूरेनियम, इसको न्यूट्रॉन तोड़ता है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। फिर देखो 3 न्यूट्रॉन यहां बना और यहां पे हीट एनर्जी बनी। इसी हीट या एनर्जी को जो आपने कोयले से बनाया था, इसी हीट और एनर्जी को जो आपने मीथेन से बनाया था, यहां पर आपको सोर्स क्या मिल जाता है? यहां पर आपको फ्यूल का सोर्स मिल जाता है यूरेनियम। यही यूरेनियम है जो इंडिया के पास अच्छा नहीं है। यही यूरेनियम है जिसके लिए इंडिया एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का। अरे भैया, बन जाएंगे तो आसानी से यूरेनियम हमें विदेशों से मिल जाएगा और उस यूरेनियम की मदद से हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। क्योंकि भारत में कुछ भी कह लीजिए, 86% इलेक्ट्रिसिटी पीछे की गवर्नमेंट की थी, 13-14% ये लोग कर रहे हैं, मिला जुला के सारा का सारा लगभग 100% की बात कर रहे हैं। और यहां पर तो ऑफिशियली ये भी डिक्लेयर हो गया, भारत 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। एकदम झूठ है। अभी भारत में इलेक्ट्रिसिटी अभी काफी जगहों पे नहीं है, लेकिन सरकार ने घोषित कर दिया भारत इलेक्ट्रीफाई हो गया। बिल्कुल ना मानिएगा, लेकिन आप ये सब बात ना चाहिए। हम लोगों को कौन सा पॉलिटिक्स करना है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भारत इलेक्ट्रीफाई हो गया। भले आप पे गांव में इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, लेकिन इंडिया ऑफिशियली इलेक्ट्रीफाई हो गया है। हम फिर कह रहे हैं, इंडिया को भी इलेक्ट्रिफिकेशन और चाहिए, बहुत अभी कमी है। अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन इसलिए भी चाहिए भैया अल्टरनेटिव की तरह, क्योंकि कोयला ही सबसे ज्यादा यूज आता है। कोयला से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो प्रेशर पड़ रहा है। अब इस चीज को अगर मैं एनवायरमेंट से जोड़ूं तो अभी देखिए ना, COP26 में क्या हुआ है। बोला गया है कि हम लोग चलेंगे किधर? जीरो एमिशन की तरफ। बोला गया है जीरो एमिशन की तरफ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अरे प्रभु, जीरो एमिशन की तरफ 2050 का टारगेट बोला गया है COP26 में, ग्लासगो में। थोड़ा करंट से जोड़ रहा हूं मैं, है ना। चाइना कह रहा हम 2050 तक नहीं कर पाएंगे, हम 2060 तक करेंगे। 2070 तक भारत भी कह रहे हमको भी टाइम लगेगा, 50 तक हम भी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, भारत तो कह रहा हमको 70-70 भी लग सकता है ना, चाइना तो कह रहा है 2060 लगेगा। तो ये सोचिए अभी हम लोगों को अल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाएंगे तो कैसे हम एमिशन को कम कर पाएंगे भाई, कैसे हम जीरो एमिशन पे पहुंच जाएंगे, कैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर पाएंगे, कार्बन तटस्थता की बात कर जाएंगे। इन चीजों को समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी इसमें मदद करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी में नाभिकीय अवशिष्ट जरूर निकलते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। और ये अलग बात है कि न्यूक्लियर वेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं, इनमें उनमें उल्टे सीधे रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसको कहीं ओपनली डंप ना कीजिएगा, कहीं इधर उधर सड़कों को गिरा दिए, नाली में गिरा दिए, समुद्रों में गिरा दिए। भैया समुद्रों में भी जनजीवन होते हैं, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उन रेडियोएक्टिव एलिमेंट से न्यूक्लियर वेस्ट में होते हैं, इनसे रेडिएशन होते हैं, उनसे भी अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एकदम रुकिए नहीं। सचिन तेंदुलकर छक्के पे छक्के चल रहे हैं, छक्के पे छक्के चल रहे हैं, बता रहा हूं, चौवा हो रहा है। सब बॉल पेविलियन के बाहर जाना चाहिए। 720 रन हमको चाहिए। 720 रन का मतलब क्या होता है, 20 ओवर का मान लो मैच है और 6 बॉल एक ओवर में मिल रहा है, 120 बॉल बनता है। मैक्सिमम कितना रन बना सकते हैं पता है? मैक्सिमम आपको देखिए 6 12 6 72 720 और 2-4 नो बॉल मिल गया तो उसमें और छक्का लगा लीजिए, 800 900 पार कर लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, है कि नहीं? ये है पूरा का पूरा मैच, ठीक है। इसीलिए हर बाल पे चौवा छक्का, हर बाल पे चौवा छक्का, सीधे काम की बात, नो बकवास। जुड़े रहिएगा, सबको ये वीडियो भेजिएगा। इतना क्वेश्चन आया है, आपको लिटरली बता रहा हूं। इस सब्जेक्ट को मारे आप लोग गधिया, ये तो गंद मचा रखे इसको, ये कुछ ना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ लिए, सब कॉन्सेप्ट है, मारे आप लोग इसको कचड़ा बना दिए हैं, है कि नहीं? जो पढ़ते हैं उससे आता नहीं है, करंट अफेयर्स में कुछ आया नहीं, कह देते हैं करंट अफेयर से आया। कौन करंट अफेयर से आया? हमको कहीं मिला नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो पक्का कहीं ऐसी जगह छपा होगा जो हमको पता ही नहीं था। वही बायोमास गैसीकरण पूछ रहा है 2013 में, वही पैरेलल पूछ रहा है 2019 में, वही तुम लोगों का बायोचार पूछा 2020 में, और कह रहे हो सर अलग अलग क्वेश्चन है। मारे इस सब्जेक्ट को तुम लोग कचड़ा बना दिए हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आए हैं हम अनअकैडमी पर, कोशिश करते हैं कुछ नया करने का। आए हैं कुछ नया करने का, कुछ ना पढ़ो, है ना, कुछ ना पढ़ो, अजीब हालत है, कुछ ना पढ़ो, करंट अफेयर्स कर लो। मारे हो तुम लोग ना, कोई ना करो तुम लोग, ना करो तुम, हमको क्या, मत करो। आए हैं हम तो पढ़ाएंगे, तुम ना करो हम तो करेंगे, ठीक है, हम तो करेंगे। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? एटम और एटम बम देखो ना, ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन है। एटम और एटम बम क्या है दोस्त? ये सब एटम बम और एटम बम सब न्यूक्लियर फ्यूजन है। इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, पता है इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इस पे बेस्ड है। इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, ये पूरा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, इस चीज का बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर हमारे जो एटम बम बनाते हैं, बहुत बढ़िया, परमाणु बम, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, बहुत बढ़िया। पता है भारत का पहला एटम बम कब बना था? भारत का पहला एटम बम बनता है 1974 में पोखरण में, पता है? इंदिरा जी की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इंदिरा जी की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और यहां पर 1974 में देश में पहला एटम बम तैयार होता है जिसका नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा। उस प्रोजेक्ट का नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा। पता नहीं आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं है? अक्सर हम सुनते हैं कि पिछले 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है भाई, करप्शन भी हुआ है तो विकास भी हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई ना बोले, है कि नहीं, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज है भाई, लैक ऑफ नॉलेज है कि नहीं। एटम बम भारत बनाया है। वही इंदिरा जी देखिए जब एटम बम बनाती हैं तो कमाल की हो जाती हैं, और वही जब देखिए जब इमरजेंसी लगाती हैं तो बेसारे की तरह पानी फेर देती हैं। लेकिन ये बोलिए कि पिछले देश में कुछ नहीं हुआ 70 साल में, गलत बात है, बहुत विकास हुआ है भाई। हमारा DRDO बना है, इसरो बना है। आप क्या बताएं, हम 2 घंटा हम बोलते रहे, चंद्रयान गया है, मंगलयान गया है, क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, करप्शन भी हुए हैं, वो गलत है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए ना, देश में हुआ। अरे भाई हम लोग निठल्ले थोड़ी ना है, सड़कें बनी, हाँ करप्शन हुए हैं। ये आप बोल सकते हैं देश का विकास जिस रेट से होना चाहिए था उस रेट से नहीं हुआ है, ठीक है। किस रेट से नहीं था उस रेट से नहीं हुआ है, चलेगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि करप्शन खत्म हो गया है। देखिए करप्शन तो खत्म नहीं होगा, हम साफ साफ बता रहे हैं, क्योंकि आपके जीन में घुस चुका है। करप्शन सही करना है तो नई पीढ़ी को सुधारिए, नई पीढ़ी को सुधारिए, नई पीढ़ी को एक अच्छा माहौल दीजिए, एक अनुशासन दीजिए, उनको मॉरल एजुकेशन की किताबें सुनाइए, पढ़ाइए। हमको अभी भी याद है, हम विद्या मंदिर शिशु मंदिर में पढ़े थे, हमको स्कूल में सदाचार की किताबें बताते थे, विवेकानंद की जीवनी पढ़ाते थे। मतलब इस तरह की चीजों को लेकर आना होगा, नहीं तो आप कहां जाइएगा आपको पता नहीं है। सारा का सारा देशभक्ति व्हाट्सएप और टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे है। सच्चाई में देशभक्ति कौन है, आपको कौन करता है? हमारे सैनिक करते हैं। आपको मैं सही बात बता रहा हूं, 24 घंटा सब भूख प्यास में, सब बिना उसे खाए पिए सब हैं, सब आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, उस पर भी आप लोग पॉलिटिक्स कर जाते हैं। चलिए छोड़िए, वो सब बड़ी इमोशनल चीज़ है कि जिससे घर में इंसान जाता है उसको पता चलेगा ना।
आपको और हमको क्या, हम लोग तो बैठ के क्या करते हैं, फेसबुक और टेलीग्राम पे क्या करते हैं, देश बदल देते हैं, है ना, आक्रमण भी कर देते हैं हम पाकिस्तान पर, चाइना पर ना। प्रॉब्लम यही है, विकास कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई तकनीकी बना रहे हैं, एक दिन वो दिन दूर नहीं है, देख लीजिएगा, हम लोग चाइना से ही मिसाइल खरीदेंगे, सही बता रहे हैं, और वही चाइना के लिए प्रयोग में लाएंगे और ढिढोरा पीटेंगे, हाँ हमारा जो चाइना से हमने मिसाइल लिया वो चाइना से हमारा क्या है, चाइना से हमारा क्या है, बेहतर है, और चाइना के पास उतना अच्छा मिसाइल नहीं है जो चाइना ने हमको दे दिया। अरे तुम लोग ना मारे हो इसको मारे हो, कचड़ा करके रख दिए हो, R&D पे कुछ काम करते नहीं हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ काम करते नहीं हो। पीछे की सरकार थी वो 0.9% ऑफ GDP देती थी, अब सरकार और आई है वो 0.7% और कम कर दी है। मतलब किसी भी सरकार का इंटेंशन नहीं रहा है 75 साल से कि हम वैज्ञानिकों के लिए और विकास के लिए करें। तब भी तो 70 साल 75 साल के बाद आज भी भिखारियों की तरह रफेल मांगना पड़ता है। किसी का दिमाग यहां नहीं, अरे हम कब रफेल अपना बनाएंगे। सबको यह लगता है कि हम सस्ता लाए, हम लाए, तुम करप्शन किए, तुम करप्शन किए। यही हमारा भारत है कि दिक्कत क्या हो गया कि नई जनरेशन के पास बुद्धि नहीं आ रहा है। अरे हम अभी भी तो भिखिए मांगे हैं ना, तो पीछे गवर्नमेंट अभी सबको सब भिखिए तो मांग रहे हैं, हम अपना कब बनाएंगे प्रभु, अपना कब बनाएंगे। 70 साल से ज्यादा हो गया, 5 और ले लो, 7 और ले लो, 77 साल हो गया। बताओ तुम, 75 साल से ज्यादा हो रहा है देश की आजादी का। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग कभी उधर सोचिएगा नहीं, इसीलिए यहां पर क्या होगा, हम लोग एक दिन, ये बात सही है, हम लोग खुद एक दिन चाइना से मिसाइल खरीदेंगे और चाइना के लिए लगाएंगे। देखिए वैज्ञानिकों की इज्जत करना पड़ेगा। यही दुनिया है, यही भारत है जहां जहां कलाम साहब हुए हैं, यही भारत है जहां पर आपको बताएं ये भाभा हुए हैं, आपको पता नहीं है, जो जो जो, जो ये लोग मानते थे। यही सतीश धवन हुए हैं, आपको मैं बता रहा हूं, यही सतीश धवन हुए हैं, यही भारत है। बताइए अमेरिका जैसे लोग भी बताओ भाभा भाभा की कदर किया करते थे। हमको अपने देश में वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा। समस्या क्या हो गई है, रिसोर्सेज आप देते नहीं है, रिसोर्सेज देते नहीं है, कोई भी सरकार नहीं दी है। ये क्वेश्चन आपके मेन से पूछा गया 2013 में कि आज जो यूनिवर्सिटी है वो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड बन गई है। फिलहाल वो मेंस की बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में 2013 के मेंस। आज का यूनिवर्सिटी आपको बताता हूं मैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आज कंज्यूमर ओरिएंटेड बन गई, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। सोचिए क्या क्वेश्चन यूपीएससी कहां से पूछ दे रहा है। ठीक है, कह रहा है आज की नई जनरेशन कलेक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियरिंग बनना चाहती है, सीए बनना चाहती है, कोनो R&D में जाना ही नहीं चाहते, कोनो वैज्ञानिक बनना ही नहीं चाहते हैं। काहे नहीं बनना चाहते, सबको पता है काहे नहीं बनना, रिसोर्सेज ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है। तुम हमको बताओ, अगर खुराना अगर देश से बाहर नहीं गए होते तो उनको नोबेल प्राइज मिला होता? हमको यह बताइए, अगर खुराना देश से बाहर नहीं गए तो नोबेल प्राइज मिला होता? बिल्कुल नहीं मिला होता, बिल्कुल नहीं मिला होता। यहां संसाधन कहां था जेनेटिक कोड बनाने के लिए? ठीक है, भले आप बोलिए कि खुराना विदेशी, खुराना भारतीय, खुराना भारतीय नहीं थे, खुराना जो थे वो अमेरिकन थे, बाहर के थे। ठीक है, वो तो नोबेल प्राइज मिल गया तो आप जबरदस्ती बोल दिए ना। तो हम लोग असल में कंडीशनल इंडियन हैं, समझिए। इसे बहुत नई जनरेशन जो है ना, इसको बहुत बचा के ले चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग हैं, आप लोग जो हैं, जो यूथ हैं। कलाम साहब क्या बोलते थे, हम पीछे वीडियो में क्या बताए हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ भारत में रहता, कमाल का पोटेंशियल है हम लोगों के पास, कमाल का पोटेंशियल है, गलत जगह फंस गया है। विकास देश का करने की जगह कहां चला गया है। चलिए लौट आते हैं, अभी लग रहा है आज ही हम लोग देश बदलेंगे। आइए जल्दी, आइए जल्दी, इधर आइए। ये सब देखिए, सब मेन सब क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, कुछ भी चीजों को जोड़ रहा हूं मैं। ये नहीं सोचिएगा हम किसी बात को लेके कहीं ना, पॉलिटिशियन से क्या लेना देना है। हम आपको सीधी सीधी बात कह देते हैं कि याद रखिएगा, 4 चीजों से हमेशा दूर रहिएगा अपने मेंस के उत्तर राइटिंग में। कौन? पहला लिख देते हैं, सुनिएगा। पहला 4 चीजों से आप हमेशा दूर रहिएगा आंसर लिखते समय, नहीं तो आपका बहुत बुरा हो जाएगा। पहला रिलीजन, ध्यान रखिएगा, जितने कलेक्टर आईपीएस बनने जा रहे हैं ना, पहला रिलीजन से दूर रहिएगा। दूसरा कास्ट से दूर रहिएगा, किस जात पाति के, ध्यान रखिएगा। तीसरा रीजन से, किस क्षेत्र से आप आते हैं, तेलंगाना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश बड़ा है कि जम्मू कश्मीर बड़ा है, सब बड़ा है। ठीक है, यहां पे फालतू बात नहीं। और चौथा पर्सन यानी व्यक्ति। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनसे हमेशा बच के रहिएगा, कभी इनके लिए बायस मत होइएगा। ठीक है, आप ना तो किसी रिलीजन के लिए जा रहे हैं आईएएस बनने, ना तो किसी कास्ट के लिए जा रहे हैं आईएएस बनने, ना तो किसी रीजन के लिए जा रहे हैं, किसी क्षेत्र के लिए आप आईएएस होंगे, और ना तो किसी पर्सन के लिए होंगे। आपके लिए कोई भी हो, चाहे मोदी हो, राहुल गांधी हो, चाहे कौन नेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा रहे हैं, आप कभी किसी के लिए बायस नहीं है। आपका अपना एक व्यक्तित्व हो सकता है, आप किसी के लिए बायस नहीं, आप अपने किसी के लिए बायस हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी के प्रति हो, लेकिन आप जब आईएएस आईपीएस आईआरएस की बात करते हैं तो आप किसी के लिए बायस नहीं होते। कभी किसी धर्म के लिए, कभी किसी जात के लिए, कभी किसी क्षेत्र के लिए, और कभी किसी व्यक्ति के लिए। आप में से कोई भी बायस नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर ये चीजें आपके मेंस में उत्तर में आती हैं या इंटरव्यू में आती है, ध्यान रखिएगा, तो इनसे बच के आपको निकलना होगा। ठीक है, और इनको आप बहुत धैर्य से आपको काम करना होगा। और जब आपको लगेगा कि एग्जामिनर पूछ ही रहा है, नहीं मान रहा है, तो पहले कह दीजिएगा सर देखिए इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, फिर बोलना शुरू कीजिएगा। अब 100 खून माफ, क्योंकि आपका अपना व्यू कुछ और हो सकता है, सामने वाला कुछ और हो सकता है।
देखे ना, इन चीजों पे तो इतने बड़े मुद्दे होते हैं कि आदमी उठा खून खच्चर कर जाता है। ठीक है, और चलिए हम लौट आते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, चारों चीज पे कभी न टिकिएगा, भाग लीजिएगा यहां से। अगर आप चाहते हैं कलेक्टर बनना, क्योंकि आप देखिए, आप जब कलेक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, कोई कास्ट मैटर नहीं करता, कोई रीजन मैटर नहीं करता, कोई पर्सन मैटर नहीं करता, कोई भी हो आपका प्रधानमंत्री, कोई भी हो आपका चीफ मिनिस्टर, आपका प्रोटोकॉल है, आप उसका सम्मान करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इधर आइए। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन एकदम फ्यूजन के अपोजिट है दोस्त। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एकदम फ्यूजन के अपोजिट है। फ्यूजन में क्या होता है, एकदम उल्टा कर लो। यहां पर कोई बड़ा परमाणु का नाभिक, जैसे यूरेनियम 92 के बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो छोटे 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 टुकड़ों में टूटता है, ये बन जाता है। ठीक है, और सुनिएगा, ठीक है, हाँ, और सुनो। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु के नाभिक होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन ही लिख देते हैं, 1H2 + 1H2 है ना, इक्वल टू 2He4 प्लस एक छोटा सा एक मासूम सा इक्वेशन लिख दिया। मासूम सा मतलब बहुत ही क्यूट, बहुत सा डिसेंट वाला। 1H2 + 1H2 = 2He4 प्लस हीट एनर्जी। ओके, 1H2 + 1H = 2He4 प्लस हीट एनर्जी। ये मैंने आपको एक फ्यूजन इक्वेशन देखो ना, स्मॉल साइज का एटम फ्यूज हो रहा है, बड़े साइज का बन रहा, हीट एनर्जी निकल रही है। ये है तुम्हारा फ्यूजन एनर्जी दोस्त। ये है तुम लोगों का क्या, ये है तुम लोगों का फ्यूजन एनर्जी, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1H2 + 1H2 = 2He4 प्लस हीट एनर्जी, ये हो गया फ्यूजन एनर्जी। ओके, ये हो गया आपका फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बता देता हूं। यहां मैंने आपको एटम बम बताया, यहां भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम बताया, जहां पे भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम हो रहा है, ये सारा का सारा यहां पे क्या आएगा, यहां पर फ्यूजन में क्या आएगा, हम आपको बताते हैं फ्यूजन में। देखा फ्यूजन में क्या है, यहां पर आप ले लो पहले तो हाइड्रोजन बम। ये आप ले लो हाइड्रोजन बम के बारे में, यहां पर आप ले लो हाइड्रोजन बम। इवन जो सन की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, जो नेचुरल सनलाइट होती है, दोस्त, उसके पीछे भी जो एनर्जी, उसके पीछे रीजन जो है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इतना ही नहीं, आपको मैं बताता हूं, जो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, आर्टिफिशियल सन, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके लिए आप बात करते हैं ईटर को। अभी चाइना वाला एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे, करंट अफेयर्स में, यही यूट्यूब पर बनाकर अनअकैडमी पर डाला है, जिसका नाम है ईस्ट। ओके, जिसका नाम है ईस्ट। ये सब आपको जानना होगा, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, ईटर एक्सपेरिमेंट, ईस्ट वाला, ये सारा का सारा आपको जानना। ये सब के सब दोस्त, ये सब के सब जो हैं, ये सब तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। यही आर्टिफिशियल सन कहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कैड्रेक एक जगह है, साउथ फ्रांस। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया, साउथ फ्रांस है ना, ये 2007 में पूछा गया, किस जगह पे जाकर आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने की बात कर रहे हैं, साउथ फ्रांस में एक जगह है कैड्रेक, वहां पर पेपर में उन्होंने साउथ फ्रांस दिया था। ओके, 7 स्पेशल राष्ट्र हैं जो मिलकर आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं। वैसे तो कुल 35 कंट्री के नाम आते हैं। ठीक है, सब मैंने आपको पूरा डिटेल में क्लास में कराया है आपको। ठीक है, प्लस की क्लासेस, क्लासरूम प्रोग्राम में सब कुछ कराया है। ईटर क्या है, एक आर्टिफिशियल सन रिएक्टर है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है, जहां पर हम लोग आर्टिफिशियल सन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईटर रिएक्टर। ये अभी क्वेश्चन तुम्हारा 2016-17 में भी पीटी में आया हुआ है। हाल ही में ईटर न्यूज में रहा है। ईटर क्या है, तो कुछ नहीं था ऑप्शन में, एक फ्यूजन रिएक्टर है। रिएक्टर एक तरह की भट्टी होती है। रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर एक तरह की भट्टी होती है। ठीक है, न्यूक्लियर है ना, रिएक्टर क्या होता है, एक तरह की भट्टी होती है ना, नाभिकीय भट्टी बोलिए इसको, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलिए, न्यूक्लियर फर्नेस है। ये एक नाभिकीय भट्टी है, न्यूक्लियर फर्नेस है, जहां पर फ्यूल को बहुत ही कंट्रोल तरीके से जलाया जाता है, रिएक्टर ऐसे होते हैं जहां पर न्यूक्लियर फिजन का भी प्रोसेस होता है। तो न्यूक्लियर फिजन के रिएक्टर अलग होते हैं और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर अलग होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर के लिए आप लोग सुनते होंगे एक नाम यूज किया जाता है, जिसको जापानीज नाम से लिया गया है, टोकामाक। अभी जब चाइना ने आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट किया था, जाके देख लीजिएगा चुप मार के यूट्यूब पे, अभी ने बनाए हम 1-1.5 महीने के पहले करंट अफेयर्स में। यूट्यूब का सारा वीडियो आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप देखिएगा, है ना, आपका सारा का सारा काम वहां पे करंट अफेयर्स पे, जो आप हमको यहां सुन रहे हैं क्रैश कोर्स में, वहां सुन लीजिए, आधा वहां पे भी है, थोड़ा बहुत जो हम वहां पढ़ाएं अभी यूट्यूब पे उसको हम नहीं बोलेंगे, सीधा का सीधा। तो ईस्ट जो है वो एक तरह का टोकामाक है ना, ठीक है ना, ईस्ट एक तरह का टोकामाक है। तो चाइना ने इस रिएक्टर को बनाया है। टोकामाक एक तरह से हम किसको बोलते हैं, एक जापान का शब्द है। जापान में असल में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए जो शब्द का यूज होता है उसको हम कहते हैं टोकामाक, ये नाम ध्यान रखिएगा। एक चीज हम आपको और बताते हैं, यहां पर सुन लीजिएगा, ठीक है। फ्यूजन रिएक्टर में क्या है, यहां पर जैसे फ्यूजन रिएक्टर में अभी हम लोग टोकामाक की बात कर रहे हैं, यहां पर अभी हम ईटर की बात कर रहे हैं, यहां भी हम जैसे ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट एक चाइना का रिएक्टर है जो चाइना ने बनाया है। ईटर एक इंटरनेशनल रिएक्टर है जो पूरी 7 कंट्री मिलकर एक साथ बनाने की बात कर रहे हैं और 35 राष्ट्रों ने मिलकर इसके लिए सहमति दी है।
तो 7 राष्ट्र में जो ईटर के लिए मेन काम कर रहे हैं उसमें एक इंडिया भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंडिया भी है, भारत भी है। तो भारत के भी कई ऐसे लैब हैं जो मिलकर ईटर रिएक्टर के लिए कोशिश कर रहे हैं और इनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, ईटर के लिए काम कर रहे हैं, इनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चीज ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फिजन में आप लोगों को मैं बताऊंगा, है ना, न्यूक्लियर फिजन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे न्यूक्लियर फिजन में यहां पर भी रिएक्टर बन रहे हैं। कौन कौन रिएक्टर बन रहे हैं न्यूक्लियर फिजन में, देखिएगा। जैसे यहां पर आपको मिल जाएगा PHWR, यहां मिल जाएगा जैसे ब्रीडर रिएक्टर, ये सब फिजन रिएक्टर है। PSWR जिसको आप लोग कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसको आप प्रेशराइज, क्या लिख रहा हूं मैं, कभी कभी देख लीजिएगा, है ना, कहिएगा सर को स्पेलिंग में नहीं आता है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज। यार भाई ये क्या है, IPL चल रहा है तो स्लो कैसे मारेंगे, रुकना है नहीं, सुस्ताना है नहीं, यहाँ पे तो सुस्ताने का टाइम भी नहीं होता है। प्रेशराइज हैवी वाटर, पता है यही वो रिएक्टर है जो भारत ने सबसे पहले लगाया था। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो कनाडा से अडॉप्ट की गई थी, इसीलिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी को कैनडू भी बोलते हैं। कैनडू मतलब कनाडा। जिस समय भारत ने कनाडा बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया था, उसी समय अर्जेंटीना ने भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया था। कहीं एक जगह मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि एक ही समय में भारत और अर्जेंटीना दोनों इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, दोनों इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। ओके, दोनों ही इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ब्रीडर रिएक्टर तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जानते हो क्या इंपॉर्टेंट है ब्रीडर रिएक्टर में, आपको हम बताते हैं। असल में एक रिएक्टर होता है ब्रीडर रिएक्टर में जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम कहते हैं FBR, और एक और रिएक्टर होता है इसको हम कहते हैं TBR, ध्यान रखिएगा। FBR को हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, BR ब्रीडर रिएक्टर, और TBR को हम कहते हैं थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहां है बहुत महत्वपूर्ण है? अभी हम लोग जब न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर रहे थे, कौन कौन सा देखे थे? यूरेनियम। कौन सा देखे थे? थोरियम। कौन सा देखे थे? प्लूटोनियम। पता है थोरियम भारत में सबसे ज्यादा होता है, और थोरियम को जलाने के लिए यही रिएक्टर होता है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल 15 साल में 3 बार मेंस में आ चुका है, आगे भी आएगा, और पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडिया में यूरेनियम नहीं है भाई, हम लोग यूरेनियम के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन इंडिया में थोरियम जो है वो थोरियम हमारा भारत में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम, पूरे विश्व का करीब 21% थोरियम जो है वो भारत में मिलता है। और सब सेकेंड नंबर पे 19% जो होता है, आपको बताऊं, ये आपको मिलता है तुम्हारा कहां, ये क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये तुम्हारा थोरियम रिजर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भारत में थोरियम सबसे ज्यादा मिलता है। भारत मतलब इंडिया। 21%, पूरी दुनिया का 20% जो यूरेनियम है वो हमारा यहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छी खासी मात्रा में है भाई। ठीक है, और सुनिए यहां पे एक चीज और हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज यूरेनियम दुनिया में सबसे ज्यादा कहां मिलता है? आप में से हर कोई जानता होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कहते हैं दुनिया का 1/3 यूरेनियम यहीं पर है, लगभग अप्रॉक्स 33% ऑफ यूरेनियम वाज ओनली इन द ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पर आता है कजाकिस्तान। आप देख लीजिएगा कजाकिस्तान में ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया का लगभग 12%, यहां लगभग 33% ऑस्ट्रेलिया में, 1/3 यहां 12%। और थर्ड नंबर पर आता है मित्र कनाडा। थर्ड नंबर पर कनाडा 9% के आसपास है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमेशा तैयार रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसी मरे जाएंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, 8.9537296812 मैं ऐसे लेके बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे बस यही IAS है ना, वही बात हो गई। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यही सब सोच के खुश हो रहे हैं कि हमको 9.87654321 वाला याद है। बहुत सही भाई, बहुत सही। कुछ लोग तो इहो सुनते होंगे कि सर जो सैटेलाइटवा है वो कई किलो का था सर, कै बजे गया है सर? 9:45 पे सर, है ना। ये सब क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन देखे हैं पेपर में? नहीं देखे ना, इसलिए कुछ भी पढ़ रहे हैं। अरे ना करो यार, ना करो, देख लो पेपर बहुत सुलझा हुआ आता है UPSC का। आधी जनता इसलिए भी फेल हो जाती है कि पेपर कभी देखती नहीं, और देखती है तो समझती नहीं कि पूछा क्या है। आधी जनता तो इसी में चली जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, ठीक है, घबराइए नहीं, ये सब चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, पूरा कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि यहाँ करना क्या है। ठीक है, ज्यादा घबराइए नहीं। ठीक है, सब होगा। चलिए, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे जाकर आप, अभी मैंने ईस्ट पर वीडियो बनाया है ईटर के बारे में, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एनर्जी में लेकर एक और छोटा सा लेक्चर आप सबके साथ जुड़ने वाला हूं लेसन नंबर 3 में। और लेसन नंबर 3 में मैं आपको थोड़ी बहुत और एनर्जी के बारे में बात करूंगा, और थोड़ा मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पर भी।
न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में जैसे IAEA क्या है, एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है, NSG क्या है भाई, है ना, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, वासिनार अरेंजमेंट क्या है, ये सारे के सारे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग करेंगे अभी, है ना। इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, कौन कौन सी कंट्री हम बता रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो इसके आगे हम लोग एक लेक्चर और करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपको हम लिए चलते हैं लास्ट में। ठीक है, कुछ चीज़ें और बता देते हैं, फिर इस लेक्चर को आज समाप्त करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी और बात करेंगे, और फिर हम लोग न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पे भी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, अब सुनिएगा। टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके PDF ले सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जुड़े रहिए, आप सबको मैं बता रहा हूँ यहाँ जुड़े रहिए, बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे वीडियोस आपको साइंस और एनवायरनमेंट के बना रहा हूँ। पूरा PT की तैयारी होगी, इसको है ना पूरा का पूरा यूज़ कीजिए। ठीक है, बढ़िया से यूज़ कीजिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सिलेक्शन में। और मैं बार बार कहता हूँ, इस टेलीग्राम पे आप मुझे अपडेट कर दिया कीजिए। अगर कोई आपको नया करंट अफेयर्स किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है तो हमको इस टेलीग्राम पे शेयर कर दिया कीजिए। हम इस पर, आप काफ़ी बच्चे काफ़ी जुड़े हैं काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, इस पर मैं आपको सारे अपडेट देता हूँ। भैया देखो क्या करंट में जानना है, उसका हम आपको लेक्चर बना देते हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है जिसको आप एक्स्ट्रा चाहते हैं कि हम आपके लिए कर दें, तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम कर देंगे। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं, आप सब यहाँ जुड़े रहिए, पहली चीज़। दूसरा, अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पर आपको प्लस का, ये जो आपको शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे होंगे जो अनअकैडमी पर प्लस पूरा क्लास किए होंगे, या फेस टू फेस वगैरह अभी हमसे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उनको काफ़ी मजा आ रहा होगा। सर ये सब हम जानते हैं, खट रिवीजन हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि आप फिर से पढ़ा रहे हैं प्लस पर। ठीक है, अच्छा, ये मेरा कोड है, कभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए, रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिए, आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जो कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए सब कुछ आपको। असल में क्या होता है, देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, हम भी हैं बहुत नीचे के परिवार से। हमारे घर में कोई बताने वाला था नहीं भाई, कैसे पढ़ना है, क्या करना, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, कौनों को देखते हैं सेलेक्ट हो जाता है, चले जाते हैं, भाई तुम्हारा IIT में हुआ है, मेडिकल में हुआ, बताओ भाई कैसे पढ़े बड़े हो। तो वही हमारा भी हाल रहा है। अब तो आप लोगों को बहुत सारा, यहाँ देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा ये मिल जाता है, पहले जमाने में इतना सब था नहीं तकनीकी, तो बड़े जमीन स्तर से हम लोग उठ के गए। तो यहाँ पर हम लोग को बताते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ लीजिएगा, इसमें आपको बहुत फायदा है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक मेंटरशिप मिलता है, और उस मेंटरशिप में आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाती है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप ओपन हाउस वगैरह भी मिल जाता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ये काफ़ी अच्छा आपके लिए स्टडी के लिए। अनअकैडमी पर आपके जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे जो भी लेना हो, या तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, वैसे कुछ भी ले लीजिए, पर आइकॉनिक ही मैं आपको फिर से बोलूँगा क्योंकि इट इज़ द बेस्ट वन। यहाँ आपको वही जो मैंने बोला मेंटरशिप वगैरह पूरा मिल जाता है। रवि UPSC मेरा कोड है, जब भी यूज़ करना हो यूज़ कीजिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें आपको 10% और मिल जाता है रवि UPSC के कोड पर। ये है GS के अलावा अगर आप ऑप्शनल के कोर्सेज भी करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है रवि UPSC के कोड पर। ये एनी ऑफ UPSC ड्रीम जिसका भी है, और आप में से अगर किसी को फाइनेंशियल क्रंच है, तो अनअकैडमी आपको यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको पूरा का पूरा कोर्सेज भी देता है। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि कोविड में काफ़ी फैमिली लोगों को फाइनेंशियल क्रंच रहा है। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। ये आपका लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये लाइव मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, यहाँ पर इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मेंटरशिप पे मिल जाता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो आई हुई है। मैंने बोला ना, हम में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप मुझे सुन रहे हैं, जिनका कभी कोई बैकग्राउंड, कोई फैमिली में इस तरह का रहा नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर मदद मिल जाती हैं।
स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, एक इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, यहां ध्यान रखिएगा। नया सीरीज है पीटी 2022 के लिए, जीएस स्कोर बूस्टर एक लाया गया है। यहां पर आप लोगों को 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में आप लोगों के प्रिपरेशन रोड मैप पूरे डिस्कशन किए जा रहे हैं। यहां पर आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज आपको कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इंटायर सिलेबस यहां पे कवर हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चंस, दोनों के दोनों क्वेश्चंस को एक बड़े बैलेंस में लेके कोशिश की जा रही है इस टेस्ट सीरीज में आपके साथ लाने के लिए। इसको एनरोल करने के लिए मंडे टू फ्राइडे आपका ये टेस्ट सीरीज है, ठीक 10 बजे, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के 5 सब्जेक्ट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आपकी तैयारी हो जाती है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी सीएससी की 15 मिनट्स 15 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। ये आपको हिंदू न्यूज़पेपर और सीसेट की प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अंत में चलते चलते मैं आपको भी बता दूँ, मेरी जो क्लासेस हैं वो प्लस पे स्टार्ट हो चुकी हैं। पीछे क्लास मेरी साइंस टेक की 21 दिसंबर से चल रही थी, इस समय समाप्त हो चुकी है। आगे की क्लासेस जो है इन्वायरमेंट के अगले मंथ से शुरू हो रही हैं। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही डायनेमिक है, और काफ़ी हद तक मेरे साथ 2 दिन आपको क्लास करने के बाद, 2 लेक्चर सुनने के बाद ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि मैं आपके साथ कितनी तैयारी के साथ बैठा हूँ। एक एक क्वेश्चन पेपर ईयर के साथ भी मुझे तैयार है, जो मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ, और पूरी एक्सरसाइज कर मैं आपके साथ आता हूं, कभी भी आपके साथ होता हूं, क्योंकि जितनी जरूरत आपको होती है पढ़ने की, उतनी ही ज्यादा हमें भी होती है अपडेट करने की। और याद रखिएगा, एग्जाम सिर्फ आपका ही नहीं होता है, हर यूपीएससी टीचर का भी एग्जाम होता है आपके साथ। उस दिन जाके तय होता है, 5 जून को तय होगा कि हमने आपको आईपीएल में क्या कराया है। मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूं, मेरी कभी आज तक मैंने फेल नहीं हुआ हूं, तो उम्मीद रखूंगा कि आप भी कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर है, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी मुझे आप सबके अंदर चाहिए। और कभी भी मैं यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन है, इसलिए उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही बोलिए। जो लोग अनप्रेडिक्टेड बोलते हैं, इसका मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है, वो आपको प्रेडिक्ट क्या कराएंगे। ये एग्जाम पूरी तरह से प्रेडिक्टेड है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है। आपके लिए अनप्रेडिक्टेड होगा, पर मेरे लिए प्रेडिक्टेड है। अब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो एग्जाम आपके लिए प्रेडिक्टेड है, ठीक है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आए हैं, और ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। आप जाइए 2015 का पहला एडिशन उठाइए, 16 में जो क्वेश्चन 19 में आए हैं, 15 में मैंने लिख दिया था किताबों में पहले एडिशन में, कि मैं झूठ बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, ये प्रमाण अपने आप ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 फरवरी से यूपीएससी सीएससी बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। 20 जीएस बुक्स आपको इसमें दी जा रही हैं, ये पूरे के पूरे बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी हर माध्यम में है। हाँ, मुझसे टच रहने के लिए अब आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। किसी भी तरह की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है, या कोई भी क्वेरी है सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने में, या किसी भी तरह के लेटेस्ट ऑफर से जुड़े कोई क्वेश्चंस हैं इस तरह के, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7825860259। लेकिन आपको यूज करना होगा रवि यूपीएससी कोड। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, जो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, इसके साथ अब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। ओके, अब आपके लिए डाउट्स के लिए मैं आपको इस नंबर पे उपलब्ध मिल जाऊंगा 7825860259। इसे ठीक से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ओके, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। और अंत में चलते चलते दोस्त, इसे सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। पीडीएफ के लिए वही टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने आपको दिया था वहां जाके ले लीजिए। तो चलिए, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, उसी ऊर्जा के साथ। ओके, जिस ऊर्जा के साथ हम यहां रहे हैं, उसी कुछ पॉजिटिविटी के साथ, कुछ धनात्मक सोच के साथ अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय।